यूक्रेन में फंसे बच्चों के अभिभावकों का दर्द। यूक्रेन पर रशियन फौज के हमले के बाद वहां फंसे हजारों भारतीयों छात्र छात्राओं की वतन वापसी को लेकर सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। वहीं अपने बच्चों के घर वापसी को लेकर भी हिंदुस्तान के उन तमाम परिवार बेहद दुखी नजर आ रही हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए मुजफ्फरनगर के 100 से अधिक बच्चों के अभिभावक बेहद परेशान और दुखी नजर आ रहे हैं। कहीं बेटे की वतन वापसी को लेकर एक बाप का दर्द आंखों से झलक रहा है, तो वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई बेटी को लेकर भी एक पिता काफी सहमा हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए मुजफ्फरनगर के कुछ बच्चों के अभिभावकों से जब हमने बात की तो उन्होंने भारतीय एम्बेसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार बहुत पहले एडवाइजरी जारी कर देती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। भारत सरकार के एडवाइजरी लेट होने के कारण हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार ने पहले से कोई कोशिश नहीं की, इसलिए वहां के हालात खराब होने पर बच्चों ने खुद फैसला लेते हुए यूक्रेन से निकलने की योजना बनाई है। हमारे बच्चे कई किलोमीटर पैदल सफर करके हंगरी और रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बनाकर बस द्वारा सुरक्षित बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत वतन वापसी कर अपने घर लौट आएं। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र योगेंद्रपुरी निवासी तहसीन अली उत्तर पुलिस में उर्दू अनुवादक के रूप में मुजफ्फरनगर पुलिस में तैनात है। उनका बड़ा बेटा अब्दुस समद यूक्रेन में एमबीबीएस सेकंड ईयर का छात्र है और पिछले वर्ष अगस्त में वो हिंदुस्तान से यूक्रेन गया। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने अब्दुस समद के पिता तहसील अली से बात की है। आप खुद ही सुने क्या कुछ कहना है अब्दुस समद के पिता का। यूक्रेन और रूस के बीच इन दिनों जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद से यूक्रेन के हालत लगातार खराब होते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय नागरिक हजारों की संख्या में वहां पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद से सरकार लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको सुरक्षित भारत लाया जा सके। वहीं अगर बात करें, इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के अब्दुस समद वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। उनके पिता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधा बात करते हैं कि क्या कुछ वो हालात वहाँ कर बता रहे हैं और कब बात हुई और किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरह से भारतीय नागरिकों के परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। जी तहसीन साहब, किस तरह के वो हालात बता रहे हैं, बेटे से कब बात हुई और किस तरह मतलब क्या पढ़ाई करने के लिए वो वहाँ पर गए थे? मेरा बेटा अब्दुस समद जो है वहाँ एमबीबीएस की स्टडी के लिए गया था और इस समय वो सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट है। और वहाँ यूक्रेन के अंदर एक शहर है इवानो, वो इवानो फ्रैंक वीएसके नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वो उसी की स्टडी वहाँ करने के लिए गए थे। तो वो कितने समय पहले यहाँ से गए थे पढ़ाई के लिए? हाँ, वो कोरोना की वजह से लास्ट ईयर बीच में आ गए थे। वो अगस्त में अभी सेकंड ईयर के लिए गए थे पढ़ने के लिए और इस समय वो स्टडी कर रहे थे वहीं पर। तो तहसीन साहब, जिस तरह से हालात वहाँ के लगातार ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह के वो हालात बता रहे थे? आपकी कब बात हुई उनसे लास्ट टाइम और क्या कुछ उन्होंने बताया? हाँ, देखिए, ये हालात मेरे सामने 10 तारीख के आसपास जब आए तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि और कंट्रीज़ के जो एम्बेसी हैं वो अपने सिटीजन को वहाँ से निकाल रही थी। हमारी इंडिया की कंट्री ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, उन बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया। हमने 14 तारीख को एक ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद गवर्नमेंट हरकत में आई और एक 15 या 16 तारीख में एक एडवाइजरी जारी करी कि जो जिनका यहाँ रहना ज़रूरी ना हो वो यूक्रेन छोड़ दें। बट इशू ये था कि हमारे बच्चों की ऑफलाइन क्लासें चल रही थी। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन क्लासें चलाई, 22 तारीख तक चलाई। यूनिवर्सिटी ने बच्चों को नहीं छोड़ा। वो आवश्यक वो समझ रहे थे अगर ये पहले ही गाइडलाइन इंडिया गवर्नमेंट जारी कर दे पहले ही कि इंडियन सिटीजन जो हैं यूक्रेन छोड़ दें तो बच्चे आ जाते। उधर गाइडलाइन सही से जारी नहीं हुई, देर से कदम उठाया और जब तक गाइडलाइन जारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो जिस तरह से आपकी लास्ट टाइम क्या बात हुई उनसे और किस तरह के वो अभी हालात वहाँ पे बता रहे हैं? हाँ, मेरी 23 को जब ये वार वहाँ शुरू हुआ और मैंने 23 की रात तक उससे बात की। 24 फरवरी को जब मैंने सुबह उसको कॉल किया तो वहाँ के 5 बजे थे। 5 बजे वो सो रहे थे और वो वहाँ के जो जंगी जहाज जब उनके हॉस्टल के ऊपर से आए तो उनकी आँख खुली। उसी टाइम मेरा कॉल गया। उसने फिर उन्हीं सेकंडों के दौरान
वहाँ का जो इवानो शहर जहाँ मेरा बेटा है, वहीं पास में 5 किलोमीटर पे एक एयरपोर्ट था, वहाँ मिसाइल दागी गई, एयरपोर्ट को उड़ा गया। जब ही बच्चे ने कहा पापा यहाँ कुछ हुआ है, मम्मी कुछ हुआ है यहाँ, और मैं देखता हूँ क्या हुआ है, तो उसने दिखाई दिया कि वहाँ बहुत धुआं उठ गया। तो इसका कुछ देर बाद पता चला कि एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू उनके टच में था, चूँकि बहुत देर हो चुकी थी। टिकट हमने कराया हुआ था ऑलरेडी फॉर फ्यूचर कि आपको निकलना है वहाँ से, लेकिन जब वार शुरू हो गया तो एम्बेसी ने गाइडलाइन जारी कर दी कि आपको वहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं जाना है। और ये वार की पोजीशन में ज़रूरी भी था। बहरहाल बच्चों, लास्ट टाइम मेरी रात बात हुई थी, रात जब मैंने उससे बात की तो वो वहाँ सायरन भी हुआ, वो फिर आपके बंकर में उन्होंने जाके अपनी जान छुपाई। थोड़ी देर बाद फिर बात हुई, पापा वो जो ख़तरा था वो निकल गया है, हम अब सेफ़ हैं। बहरहाल 3 दिन से बच्चे वहाँ से निकलना चाह रहे थे, कहीं से भी कोई उनको हेल्प नहीं मिली। आज हमारी इंडियन जो स्टूडेंट उस इवानो फ्रैंको यूनिवर्सिटी में थे, उन बच्चों ने खुद अपनी बसें करके, 4 बसें उन्होंने की हैं, 2 बसें और हुई हैं, 6 बसें आज उन बच्चों ने 4 बसें स्टूडेंट ने की हैं और 2 बसें वहाँ हमारी एक यूरेशिया लिंक स्टडी है जिनके माध्यम से बच्चे गए थे, 2 बसें उन्होंने भी की हैं। तो उन 6 बच्चों के उन 6 बसों से आज हमारे बच्चे इवानो शहर से रोमानिया बॉर्डर की ओर निकले हैं। अब 9 मेरी बात हुई थी कुछ देर पहले, 9 दे आर ऑन द वे। पेट्रोल पंप पे बस रुकी थी तो वहाँ उसने मुझसे बात की थी वीडियो कॉल। उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल ठीक हूँ पापा, और रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अभी जैसे अपने भारत सरकार की बात की है, जिस तरह से आज कुछ बच्चों को वहाँ से लाया गया है, वो बच्चे मेरे ख्याल से बच्चे पहले से जो 3 दिन 4 दिन पहले वो निकल गए होंगे, वो कुछ बच्चे जो एडवांस में वहाँ थे वो बच्चे निकले हैं। बट जो बच्चे इन 3 दिनों के दौरान जो वार का दंश वहाँ झेल रहे हैं, वार की पोजीशन में जो वहाँ रहे हैं, और जो वहाँ से निकल के बॉर्डर पे जा रहे हैं, उनके लिए रेस्क्यू जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। जैसे मुझे बच्चों ने बताया, अभी मेरे पास कुछ ऑडियो आई हैं कि 7-7, 8-8 किलोमीटर पहले 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा बॉर्डर तक के जाने के लिए। उनको भी मेरे बेटे ने मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पापा 8 किलोमीटर हमें लगता है कि पैदल जाना पड़ेगा, और बच्चों ने बताया जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं। तो 8 किलोमीटर पैदल जाएंगे, बॉर्डर के नज़दीक जाएंगे, फिर ये पता चला है कि 3 घंटे 4 घंटे वहाँ लाइन में लगेंगे, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। इट मीन्स ये हुआ कि एम्बेसी की रेस्क्यू टीम वहाँ ठीक से काम नहीं कर रही है। एम्बेसी की रेस्क्यू टीम वहाँ बढ़नी चाहिए, फ़्लाइटें बढ़नी चाहिए। सिर्फ 430 बच्चों को वहाँ से निकाल लेना ये एनफ नहीं है। बच्चे वहाँ कई हज़ार बच्चे बॉर्डर पर इस वक्त हैं। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन तमाम बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पर जो हमारे कई हज़ार बच्चे सड़कों पर हैं, उनको जितना जल्दी हो रेस्क्यू टीम बढ़ा करके उनको अंदर किया जाए रोमानिया के अंदर, ताकि वो सेफ़ हो सकें। और उनकी फॉर्मेलिटी अंदर जाने के बाद उनकी फॉर्मेलिटी पूरी की जा सकती है डॉक्यूमेंटली। फ़्लाइट चाहे 1 दिन लेट मिल जाए, 2 दिन लेट मिल जाए, फिर वो दैट नॉट इशू। बट अब सरकार को चाहिए कि 1 फ्लाइट 2 फ्लाइट नहीं, जितने कई हज़ार बच्चे वहाँ हैं तो फ़्लाइटों को और बढ़ाया जाना चाहिए। तो बहुत सख्त ज़रूरत है, फ़्लाइटें बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जिस तरह से आपने बताया, उनसे बात आपकी हुई तो हालात कुछ सही नहीं बता रहे थे वो लोग। तो अभी क्या उम्मीदें हैं कि वो कब तक आ सकते हैं, और अभी जो करंट लोकेशन आपको उन्होंने बताया है कि तो किस तरह से वो अभी क्या सेफ़ हैं वो लोग? रास्ते में तो हमें लग रहा था कि रास्ते में कोई जाम नहीं था, बसें बिल्कुल बहुत तेज़ी से स्पीड से जा रही थी, वो लग रहा था कि बच्चे अब सेफ़ हैं। लेकिन कितने घंटे में बॉर्डर पहुंचेंगे और कितने घंटे उन्हें बॉर्डर के अंदर जाने में लगेगा, कब वो वहां से चलेंगे, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 8 किलोमीटर का पैदल का रास्ता बच्चों को सफ़र तय करना है। कितने घंटे उनके लगेंगे मैं नहीं कह सकता। तो कितने बच्चे वो साथ में हैं जो इस समय वहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तकरीबन हमारे 250 से 300 के बीच बच्चे हैं। 25-25 की 4 बच्चे हैं, जिसमें हर बस में 25 बच्चे हैं, और 2 बसों में मेरे ख्याल से 60-60 बच्चे हैं, तो अबाउट 300 बच्चे हैं। उसमें हमारे मुजफ्फरनगर के अधिकतर बच्चे उन्हीं बसों में हैं। तो मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो कितने बच्चे वो बता रहे हैं साथ में, कितने बच्चे उनके साथ में हैं? जो उनके टच में है, हमारे टच में थे वो बच्चे तकरीबन 15 बच्चे तो हमारे बिल्कुल नॉन पर्सन के हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं।
अबाउट 100 बच्चे मुझे लगता है कि होंगे पूरे मुजफ्फरनगर के। तो तहसीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल समद के पिता, जो बता रहे थे कि किस तरह के हालात, इनके बेटे से बात हुई है इनकी, वो बता रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। भी पूरी तरह से परिवार जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का माहौल परिवार में बना हुआ है और सरकार से अपील करना चाहते हैं, मांग करते हैं कि बच्चों को सुरक्षित लाया जाए और बच्चों को लाने की प्रक्रिया और तेज़ी से चला दी जाए। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।